वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे जो नए नए वीडियोज़ आ रहे हैं तो आप लोग हमारे व्यूज़ बढ़ा के और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इनकरेज करें। लेकिन जो लोग हैं जो हमारे वीडियोज़ पहली बार देख रहे तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि शिव कंसल्टेंसी ऐसे नए नए वीडियोज़ को अपलोड करके हाउसिंग सोसाइटीज़ और इवन पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए नए नए वीडियोज़ अपलोड करके नॉलेज को शेयर कर रही है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नए कुछ भी वीडियोज़ हमारे अपलोड होते हैं तो पहला नोटिफिकेशन आपको ही जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इन द हाउसिंग सोसाइटीज़। ऐसे देखा जाएगा तो हाउसिंग सोसाइटीज़ में बहुत सारे ऐसे वर्क है जो करने पड़ते हैं, बट अकाउंटिंग इज़ अ मेन पार्ट इन पूरी सोसाइटी के लिए। अगर हम देखेंगे तो हाउसिंग सोसाइटीज़ में अकाउंटिंग ही एक मेन पार्ट होता है, जिसमें अगर अकाउंटेंट भी आ जाए तो भी सारी एक्टिविटी होने के चांसेस होते हैं। अगर आप पहले वाले ज़माने में देखेंगे, अभी के नीड्स तो बदलते रहते हैं लोगों के, तो पहले वाले ज़माने में एक अकाउंटेंट आता था हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो मेंटेनेंस के बिल्स बनाना था और फिर लोगों से पैसा इकट्ठा करता था बिल्स डिस्ट्रीब्यूट होने के जाने के बाद, और फिर बैंक में जमा कर दो। और फिर जो अगर हम कहेंगे कि रजिस्टर है उसको मैन्युअली लिखते रहते थे, और उसके बाद अकाउंट को फाइनल करके सीए के पास सबमिट कर दिया, ऑडिट हो गया तो बस ख़त्म। लेकिन अगर अभी की हाउसिंग सोसाइटीज़ को अगर हम देखते जाएंगे तो लोगों की ज़रूरतें बदलने लगी है और लोग अभी सब सतर्क तो होने ही लगे हैं, इवन फैसिलिटीज़ की डिमांड करने लगे हैं। तो ऐसे सारी जो ज़रूरत है उसको पूरे करने के लिए बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज अभी आए हैं। तो वो नए नए तरीके से लोगों को सर्विस प्रोवाइड करके उनका जो भी अगर हम लेंगे कि तो फीडबैक लेके और जो भी उनकी नई रिक्वायरमेंट्स आती है तो उनको अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। तो अकाउंटिंग देखे जाएंगे तो अकाउंटिंग जैसे पहले थे वैसे भी है, आज भी है, बट थोड़ा सा बदलता जा रहा है। तो ये सबसे मेन पार्ट है हाउसिंग सोसाइटीज़ में। बट दिस इज़ डिफरेंट दैन बिजनेस अकाउंट्स। तो बिज़नेस अकाउंट में जनरली अगर हम देखने जाए तो कंपनीज़ में मेन फोकस होता है उनके टर्नओवर पर या टर्नओवर को इंक्रीज़ करने पर। लेकिन सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सोसाइटीज़ ऐसा नहीं कि जो टर्नओवर को फोकस कर रही है और एवरी ईयर जो है वो मेंटेनेंस बढ़ाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये बिज़नेस एंटाइटी में आता ज़रूर है, बट इसमें टर्नओवर कंसिडर करके उसको फोकस नहीं किया जाता, तो इसके लिए अलग है। बट हाउसिंग सोसाइटीज़ में अगर हम देखेंगे तो वैसा तो सबसे मेन जो सोर्स है इनकम ऑफ द सोर्स इज़ अ मेंटेनेंस कलेक्शन, एंड सेकेंडली फ्लैट ट्रांसफ़र अमाउंट, रेंट अमाउंट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, या फिर मोबाइल के टावर बहुत जगह पे रहते हैं, तो वो सारे जो रहते हैं वो एज ए इनकम कंसिडर किए जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि अकाउंटिंग में मेन क्या है। तो मेन है कि जैसे मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ द फंड्स। तो एज पर डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी by general body members, मेंटेनेंस अमाउंट इज कलेक्टिंग बाय ऑल मेंबर्स। तो इसमें फर्स्ट पार्ट आता है सर्विस फंड या फिर मेंटेनेंस फंड। इट इज़ इक्वली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द फ्लैट्स विच सोसाइटी कैन बी यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरीज। जो भी स्टाफ के सैलरीज़ है, आपके यहाँ पे स्वीपर आते हैं, अगर हम देखेंगे तो सिक्योरिटीज़ को वहाँ पे किया जाता है, या फिर अगर अकाउंटेंट आते हैं, या फिर आपके यहाँ पे मैनेजर आते हैं, या फिर हमने सुपरवाइज़र को अपॉइंट किया है, तो इन सब की सैलरी जो होती है ये सारे सर्विस फंड से ही जाती है। इवन यूटिलिटीज़ पेमेंट्स में अगर हम देखने जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अगर सोसाइटीज़ में जो प्रॉपर्टी टैक्स, जो नीचे के एरिया का सोसाइटीज़ का जो कंपाउंड है उस एरिया का जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह है, तो वो सारे पेमेंट्स आ गए। वाटर के हो गए या और भी यूटिलिटीज़ है उसके सारे पेमेंट जो होते हैं, और स्मॉल रिपेयर, लिफ्ट, एमसी, फायर फाइटिंग और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए ये सर्विस फंड कलेक्ट किया जाता है। दूसरा होता है रिपेयर फंड। जनरली इट इज़ 0.75% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। जब भी सोसाइटी का पहला एजीएम होता है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, तो उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि रिपेयर फंड और सिंकिंग फंड का कॉस्ट क्या रहेगा। मीन्स तभी की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी
पर फ्लैट की, तो उसके बेसिस पे है ये रेट जो है फिक्स किए जाते हैं। जनरली बहुत सारी सोसाइटीज़ जो है वो उसी कॉस्ट को मतलब अगर हम देखेंगे तो 10 साल तक उसी कॉस्ट को ही कलेक्ट करती जाती है। लेकिन अगर आप परफेक्टली अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होती है वो हमेशा रिवाइज होती रहती है, कभी हर साल या कभी 2 साल में एक बार। तो वो बदलते हुए कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट पे जो अभी के करंट बाज़ार भाव है, अगर हम कहेंगे कि अपने जगह का, तो उसके बेस पे अगर हम 0.75% और 0.25% सिंकिंग फंड कलेक्ट करना शुरू कर देते थे तो वो अमाउंट भी बढ़ती जाएंगी। फॉर एग्जांपल, पहला अगर फ्लैट की कीमत जब भी किसी सोसाइटी अभी 15 साल पहले तो अगर हम देखेंगे तो 1 रूम किचन फ्लैट नॉर्मली 3 लाख में मिलते थे। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो हो गई उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3 लाख रुपए। तो उसके बेसिस पे अगर हम 0.75% सिंकिंग फ़ंड या रिपेयर फ़ंड कलेक्ट कर रहे होंगे और अभी उस जगह की कीमत अगर हम देखने जाएंगे तो 20 लाख या अराउंड 25 लाख है, 20 से लेके 25 तक, तो अभी के एक्सपेंसेस से वो मीट नहीं करेगी। तो इसमें चेंजेस होने के एक्चुअली आवश्यकता बहुत सारी होती है, बट जनरली सारी सोसाइटीज़ इसको एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन हम अपने चैनल के थ्रू यही बताना चाहेंगे, अगर सफिशेंट फंड जमा होना चाहिए ऐसा आप लोगों को लगता है कि जब भी मेजर रिपेयर्स आएंगे सोसाइटीज़ में तो तभी ये हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि तभी फिर मेंबर से कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतनी जितनी अभी लगती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एजुकेशन सेज या फिर नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स जो रहता है वो इंश्योरेंस चार्जेस, इट इज़ एक्चुअल ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड से डिवाइडेड इन ऑल यूनिट्स। वो ऐसा का ऐसा ही चार्जेस लगता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। मीन्स पर ईयर जितना भी इंश्योरेंस के चार्जेस सोसाइटी पे करती है तो उसका इक्वली डिवाइड होता है 12 मंथ्स में। और उसका जो मिनिमम कॉस्ट मीन अगर फॉर एग्जांपल हम देखने जाएंगे तो अगर आपका 13 या 14 हज़ार प्रीमियम साल में भरना पड़ता होगा और हाँ आपके यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 60 मेंबर है, 50 से 60 मेंबर तक होंगे तो नॉमिनल 100 रुपये के अंदर ही आपको इंश्योरेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं। एनओसी चार्जेस अगर हम देखेंगे तो 10% ऑफ सर्विस चार्जेस, ऊपर का जो मेंटेनेंस चार्जेस है उसका 10% नॉर्मली एज ए एनओसी चार्जेस जो भी लोगों ने फ्लैट रेंट पे दिया है उनसे कलेक्ट किया जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स एंड वाटर चार्जेस अगर हम देखेंगे तो कोई कोई सोसाइटीज़ है जहाँ तक अभी भी इंडिविजुअलाइजेशन हुआ नहीं है प्रॉपर्टीज़ का और बिल्डिंग के नाम पे ही प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आता है, तो इस केस में सोसाइटीज़ जितने भी मेंबर्स हैं उनसे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करती है और उसका कलेक्शन करके 6 मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे जो भी उनका फ्रीक्वेंसी है उस बेसिस पे बीएमसी को पे कर देती। तो इस केस में जितने भी एक्चुअल चार्जेस है वही लगते हैं, वाटर के हो गए या प्रॉपर्टी के हो गए। और पार्किंग चार्जेस में अगर हम देखेंगे तो एज डिसाइडेड बाय जनरल बॉडी, तो जनरल बॉडी जब भी पहली मीटिंग हुई होगी सोसाइटी की तो उसमें जितने भी पार्किंग चार्जेस डिसाइड किए गए हैं उसी को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग ऑफ द मेंटेनेंस, जो भी लोग अपना टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं पे कर रहे हैं तो इनको इंटरेस्ट लगता है, दैट इज़ 21% एनुअम ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट। सो अगर हम कंट्रीब्यूशन को देखने जाए तो कंट्रीब्यूशन का ये जो सैग्रीगेशन है, ये जो डिवीज़न है या फिर ये कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो ये कैसे डिसाइड होना चाहिए, या इक्वली डिवाइड होना चाहिए कि एरिया वाइज होना चाहिए कि कैसे होना चाहिए, या लोग डिसाइड करेंगे। तो इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्चुअली एज़ पर बायलॉज ऐसे ही किया जाता है। तो चार्जेस अगर हम एरिया वाइज देखेंगे हाउसिंग सोसाइटीज़ में तो वो रहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर फंड, मेजर रिपेयर फंड, सिंकिंग फंड, पेंटिंग फंड, इंश्योरेंस चार्जेस और नॉन एग्रीकल्चरल जो टैक्स रहता है उसी का जो कंट्रीब्यूशन है वो एरिया वाइज होना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो चार्जेस यूनिट वाइज या इक्वली किस किस चार्जेस में होने चाहिए, तो वो है वाटर के चार्जेस जितने भी इनलेट्स है उसके बेसिस पे, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपेंसेस ऑन लिफ्ट जितना भी लिफ्ट एमसी का जो खर्चा है जो सोसाइटी मेंबर से लेता है वो वाला, सिक्योरिटी के चार्जेस, बाकी के सारे सर्विस चार्जेस, लीज रेंट, एजुकेशनल ट्रेनिंग फंड, एजुकेशनल फंड,
अकाउंटिंग एंड ऑडिट चार्जेस। ये सारे चार्जेस यूनिट वाइज होते हैं और वो इक्वली डिवाइड होते हैं, चाहे आप 1 BHK फ्लैट में रहते हो, चाहे आप 2 BHK फ्लैट में रहते हो, चाहे आपकी सोसाइटी में 1 RK भी होगा, तो भी ये जो चार्जेस रहेंगे ये सारे में इक्वली ही डिवाइड होने चाहिए। अभी पार्किंग चार्जेस और फ्लैट ट्रांसफ़र चार्जेस, जनरली जो फ्लैट ट्रांसफ़र होते हैं तो आपकी ट्रांसफ़र अमाउंट जो आपकी सोसाइटीज़ को पे करनी पड़ती है, एज़ पर बायलॉज इट इज़ नॉट मोर देन 25,000 ओनली। तो जब भी फ्लैट ट्रांसफ़र होता है तो एज़ पर बायलॉज आप 25,000 ही ले सकते हैं सोसाइटीज़। और पार्किंग चार्जेस के भी ऐसा कुछ रूल फिक्स नहीं है, जो भी जनरल बॉडी डिसाइड करेगा कि अगर कार के पीछे उनको 150 रखना है, 100 रखना है, 300 रखना है, एट इज़ बेस्ड ऑन डिसाइडेड, जो भी जनरल मेंबर एक्सेप्ट करते हैं उसके बेसिस पे ही ये सारे चार्जेस होते हैं। अभी इनकम सोर्सेज क्या होते हैं सोसाइटीज़ में, जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे फर्स्ट है मेंटेनेंस कलेक्शन, सेकेंड होता है इंटरेस्ट ऑन द फिक्स डिपॉजिट। सोसाइटीज़ की जो फिक्स डिपॉजिट होती है सोसाइटीज़ में, अगर हम देखेंगे तो बैंक अकाउंट 1 से 2 होते हैं, कभी कभी 3 भी रखते हैं। कोई कोई जो सोसाइटीज़ है वो नेशनल बैंक में भी अपना एक अकाउंट ओपन करके रखती है और उसमें कुछ मिनिमम चार्जेस भी या फिर मिनिमम बैलेंस भी वहाँ पे मेंटेन करती है, ताकि ज़रूरत आए कभी तो फिर उस बैलेंस को भी वो यूज़ कर सके। तो जब भी एक्सीड हो जाते हैं, मतलब अमाउंट आपके बैलेंस, जो अकाउंट बैलेंस एक्सीड हो जाता है, तो उस पैसे को उठा के उसकी एफडीज बनाई जाती है। सेकेंडली सिंकिंग फंड जो कलेक्ट होता है, रिपेयर फंड जो लोगों से कनेक्ट होता है, उसकी भी एफडीज बनाना दैट इज़ कंपलसरी एज़ पर बायलॉज। तो ये सारे जो फिक्स डिपॉजिट बैंक में रखे हुए होते हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी सोर्स ऑफ इनकम है। सोसाइटी ट्रांसफ़र प्रीमियम, जैसे कि हमने कहा अगर कोई फ्लैट सेल हो जाता है सोसाइटी में तो उसका जो ट्रांसफ़र चार्जेस होता है वो भी एक इनकम है सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे फोर्थ वाला पॉइंट, तो इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। किसी किसी सोसाइटीज़ में ऊपर अगर हम देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट के लिए वो लोग अपना प्लेस दे देते हैं, टेरेस के ऊपर हो सके या फिर और किधर उनके यहाँ पे, अगर कभी कभी सोसाइटीज़ के बाजू वाला जगह अगर उनके अंडर आता है तो कभी कभी वो जगह भी वो लोग जो भी है बैनर वगैरह लगाने के लिए और किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए दे देते हैं। तो उससे उनको जो इनकम आता है वो भी उनके इनकम सोर्स में ऐड हो जाता है। कोई सोसाइटीज़ है जो मोबाइल टावर के लिए भी जगह दे देता है। अभी ये नया अगर हम देखेंगे मुंबई पूना में बहुत जगह पे ये चल रहा है, क्योंकि मोबाइल की डिमांड लोगों की बढ़ रही है, तो इसके लिए टावर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए सोसाइटीज़ का जो प्लेस है, सोसाइटीज़ का जो टेरेस का जगह है, नॉर्मली ये मोबाइल टावर वाले रेंट पे ले लेते हैं। और रेंट फ्रॉम सोसाइटी कंपाउंड एरिया, अगर आपकी सोसाइटी में ज़्यादा जगह है, जैसे हम कहेंगे किसी सोसाइटीज़ में स्विमिंग पूल्स है, किसी सोसाइटीज़ में बड़ा सा लॉन जैसे जगह है, तो वो सारी जो जगह है तो सोसाइटीज़ ये रेंट पे दे देता है अपने ही मेंबर्स को और उनसे रेंट ले लेता है। तो ये सारे हो गए इनकम सोर्सेस ऑफ द सोसाइटी, जिसके बेसिस पे आगे जाके अकाउंट स्टार्ट होता है। और इसमें से ही बहुत सारे जो सोर्सेस है इनकम सोर्सेस, वो नेक्स्ट जाके आपके इनकम टैक्स में कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि पैन एंड टैन नंबर इट इज़ कंपलसरी फॉर टैक्सेशन, तो ये पैन नंबर क्या है? सो ये बिजनेस एंटिटी होने की वजह से एज़ पर द इनकम टैक्स के जो लॉज है उसके बेसिस पे सोसाइटीज़ को एक परमानेंट अकाउंट नंबर लेना दैट इज़ पैन, ये ज़रूरी है। और बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी सोसाइटी के पास पैन कार्ड होना सोसाइटी के नाम से वो ज़रूरी है। टैन नंबर अगर हम देखेंगे, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, सो दिस नंबर इज़ इशू बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। टैन इज़ टू बी ऑब्टेन बाय ऑल पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, एंड एवरी सोसाइटी, आई एम सेइंग एवरी सोसाइटी इज़ एलिजिबल टू पे इनकम टैक्स पर ईयर आफ्टर गेटिंग द टैन नंबर। बहुत सारी सोसाइटीज़, हमारे पास भी इतने सारे क्लाइंट्स हैं, तो उसमें हमने देखेंगे वो क्लाइंट्स मतलब सोसाइटीज़ हमें पूछती है क्या इनकम टैक्स रिटर्न सबको कंपलसरी है। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपका इनकम ज़्यादा भी नहीं है, अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कि हमारा इनकम तो 10 लाख भी नहीं होता है पूरे साल का इनकम, और हमारे यहाँ पे मेंटेनेंस छोड़ के या और कोई छोड़ के छोटी है हमारी सोसाइटी, इतना कुछ इनकम नहीं होता है, तो हमें क्या इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत है।
बट बाद में अगर ऑडिट में क्वेरी आना शुरू होगा तो फिर जो आपको अगर हम देखेंगे पेनाल्टीज़ फिर पे करनी पड़ेगी या फिर और कुछ आने के चांसेस होते हैं, स्क्रूटिनीज आने के चांसेस होते थे। इससे अच्छा आप इनकम टैक्स जो है वो ऑन टाइम पे करें। टैन नंबर अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, TDS डिडक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में ये कंपलसरी हो जाता है। TDS डिडक्शन में अगर हम देखेंगे तो हाउसिंग सोसाइटीज़ में 2 ही मेन सर्विसेज है जो ज़्यादातर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर, वो आता है 194C इसके अंडर। तो इसमें अगर देखेंगे तो लिफ्ट मेंटेनेंस, फायर फाइटिंग, रिपेयरिंग के जितने भी सर्विसेज है, सिक्योरिटी की सर्विस है और अदर मेंटेनेंस में आप इलेक्ट्रिसिटी को कंसिडर कर सकते हैं, प्लम्बिंग को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर और कुछ भी सर्विसेज कोई कॉन्ट्रैक्टर सोसाइटी को अगर दे रहा है तो ये सारे कॉन्ट्रैक्टर मीन्स 194C के अगेंस्ट उसमें TDS कट होना चाहिए। तो TDS डिडक्ट करते समय अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मीन्स किसी सोल जो प्रोप्राइटर है और उसके नाम पे ये कंपनी या उसने रजिस्टर करवाई है, तो उसमें 1% TDS कटता है। और अगर ये पार्टनरशिप फर्म है तो उस पर 2% TDS कट होना चाहिए। दूसरा आता है प्रोफेशनल सर्विसेज आता है 194J के अगेंस्ट। तो CA है या लीगल सर्विसेज है या अगर सोसाइटीज़ के कोई कंसल्टेंट है, टैक्स कंसल्टेंट हो सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो सकते हैं या और किसी चीज़ के भी कंसल्टेंट अगर है, तो ये सारे प्रोफेशनल सर्विसेज के अंडर ऐड होते हैं। तो उसमें 10% TDS डिडक्ट होना चाहिए। अभी आफ्टर द लॉकडाउन TDS rate has been reduced by 25%. There the revised rates applicable for the period only 14 May 2020 to 31st March 2021. These are जितने भी प्रोप्राइटरशिप कॉन्ट्रैक्टर्स है, सो उसमें जैसे कि पहले 1% था, उसमें अभी 0.75% कट होना चाहिए। पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है, जैसे कि लिफ्ट वाले वगैरह ज़्यादा आते हैं, सिक्योरिटीज़ वाले इसमें आ जाते हैं, तो ये पार्टनरशिप फर्म से उसका पहला 2% TDS डिडक्ट होता था, उसका अभी 1.5% कट होगा। और प्रोफेशनल सर्विसेज में जहाँ पे CA या लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, या तो उसमें पहले 10% डिडक्ट होता था TDS, तो इसमें अभी 7.5% 1 साल के लिए अभी चेंज कर दिया है। और TDS रिटर्न भी हर क्वार्टर के बाद फाइल होना कंपलसरी रहता है। अभी पिटी कैश में देखेंगे तो कुछ लिमिट्स दिए हुए हैं कि कितना पिटी कैश यूज़ होना चाहिए या कितने अमाउंट के बाद आपको, मतलब कितने अमाउंट तक आप यूज़ कर सकते हो, या अगर कैश में भी यूज़ करना है तो आपको कितने तक ही आप यूज़ कर सकते हो। ये सारे लिमिट्स एज़ पर बायलॉज दिए गए हैं। तो इट शुड नॉट बी एक्सेडिंग 5000 रुपीज़। जो भी पिटी कैश है वो 5000 से ज़्यादा आपके यहाँ पे पिटी कैश अवेलेबल ना हो, और अगर हो तो आप वो MC के हाथ में हैंड ओवर कर दो या फिर आप बैंक में डिपॉजिट कर दो। सेकेंडली 1500 जो भी आपको कैश में अगर एक्सपेंसेस करने हैं तो इट शुड नॉट बी मोर देन 1500। अगर उसके ऊपर किसी को भी आपको पे करना है, मीन्स सोसाइटीज़ को अगर पे करना है, तो इट शुड बी पे बाय क्रॉस चेक या फिर अकाउंट पे के चेक से ही पे होने चाहिए। और पिटी कैश के लिए जितने भी पिटी कैश में अगर आपके कुछ कैश में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे कि कुछ हाउस कीपिंग के मटेरियल लाए जा रहे हैं या कुछ छोटे छोटे नॉमिनल रिपेयर्स हो रहे हैं या ट्यूबलाइट्स चेंज की जा रही है या और कुछ है, जैसे छोटे रिपेयरिंग होते हैं, कहीं कहीं पे गटर के प्रॉब्लम्स होते हैं, कहीं पे अगर इमरजेंसी प्लम्बर को बुलाया है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नॉमिनल खर्चे होते हैं। तो इसके बेस पे जितने भी खर्चे हुए हैं स्टेशनरीज के हैं, तो इसमें ये पिटी कैश के वाउचर तो बनने ही चाहिए, उस पर जो ऑथोराइज ऑफिस बेरर्स के साइन होने चाहिए और इसका रजिस्टर मेंटेन करना भी कंपलसरी है हाउसिंग सोसाइटीज़ में। अभी देखेंगे GST सारे सोसाइटीज़ को डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर सोसाइटीज़ का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है या फिर 20 लाख से नीचे है, लेकिन उसके यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम जैसे मोबाइल टावर का रेंट आ रहा है या फिर और कुछ अलग रेंट आ रहे हैं, तो उसको मिला के भी आपका अगर 20 लाख नहीं होता है, लेकिन ये सारे सोर्स ऑफ इनकम जब ये आ जाते हैं तभी सोसाइटी
जीएसटी के लिए एलिजिबल हो जाती है और उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इस सब की जो पूरी जानकारी है कि मीन्स सोसाइटीज़ में जीएसटी एप्लीकेबल कौन से तरीके से होती है, उसमें क्या इंक्लूड है क्या इंक्लूड नहीं है, इसके ऊपर भी हमारा एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है और इवन हमारा ब्लॉग भी बना हुआ है। तो जो भी अभी मेरे दोस्त या फिर हमारे दर्शक जो भी अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो अगर उनको जीएसटी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे दूसरे वीडियोस को आप देखें, उसकी लिंक हम नीचे शेयर कर देंगे। और जीएसटी का हमारा ब्लॉग भी बना हुआ है जो हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। लेजर्स जो क्रिएट होते हैं अकाउंट्स के लेजर्स, तो उसमें एक फर्स्ट होता है मेंबर के लेजर। सोसाइटीज़ ऑल एक्टिविटीज़ डिपेंडिंग ऑन द कोरम, हेंस ईच unit is important and individual member ledger is compulsory whether the member is having more than one unit in the same society। अगर किसी सोसाइटीज़ में एक से ज़्यादा यूनिट्स किसी मेंबर के हैं, कभी कभी होता है कि 2 फ्लैट है या 3 फ्लैट है, वो होने के बावजूद भी उनका इंडिविजुअल लेजर होना कंपलसरी है क्योंकि इसमें यूनिट्स को ही ज़्यादा फोकस में रखा जाता है। जनरल लेजर अगर हम देखेंगे तो उसमें आते हैं रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, यूटिलिटीज़ के जितने भी पेमेंट है, तो हर एक टाइटल के नीचे या हर एक हेडिंग के नीचे एक एक लेजर क्रिएट हो जाएगा। स्टाफ की सैलरीज आ गई या एक्सपेंसेस आ गए या और भी बाकी सारी जितने भी हेडिंग क्रिएट करेंगे, तो हेड वाइज जितने भी है वो जनरल लेजर्स जो है वो मेंटेन किए जाने चाहिए। और मेंबर लेजर में अगर हम देखेंगे तो मेंबर लेजर में जितने भी इनकम है, मीन्स आपने मेंटेनेंस का बिल रिलीज़ किया वो वाली एंट्री आ जाएगी और फिर वो डेबिट में आ जाती है, और फिर मेंटेनेंस का जो भी पेमेंट मेंबर्स करते हैं वो सारी क्रेडिट में आ जाती है। उस बेसिस पे इंटरेस्ट या फिर और भी कुछ अगर इनकम उनसे आया हुआ होता है तो सोसाइटीज़ में ये मेंबर्स के पर्सनल लेजर क्रिएट होना दैट इज़ कंपलसरी। एंड बैंक बुक में अगर हम देखेंगे तो सोसाइटीज़ के मोर देन वन अकाउंट रहते हैं, किसी के 2 रहते हैं, किसी के 3 या किसी के 4 रहते हैं, तो उस सब की सेपरेट बैंक बुक बनाई जाना इज़ कंपलसरी और किसी को भी मिक्सअप नहीं करना है। और इवन बैंक रिकन्सिलेशन ऑफ ईच अकाउंट एंड हर एक का सेपरेट जो है वो बैंक बुक बनना भी कंपलसरी होता है। अभी ये सारा जो हमने देखा, अभी हेडिंग वाइज अगर देखेंगे तो मेंटेनेंस का कलेक्शन, फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट हो रहे हैं तो उसकी एंट्रीज़, इवन अगर कैश लिमिट बताई हमने और उसमें टीडीएस कितना डिडक्ट होना चाहिए कि प्रोफेशनल पे कितना, कॉन्ट्रैक्टर पे कितना, जीएसटी अगर आता है तो उसमें कितना, और अगर आपके यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ है या और कुछ अदर इनकम्स है तो उस सब को कंसिडर करके ही अकाउंटिंग पूरा हो जाता है हाउसिंग सोसाइटीज़ में। फाइनलाइजेशन ऑफ द अकाउंट्स जो भी होता है वो विदिन 45 days ऑफ द क्लोज ऑफ एवरी कोऑपरेटिव ईयर द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द कमिटी in the behalf shall finalize the accounts of the proceeding cooperative year, prepare the receipt and payment statement, the income and expenditure statement for the said year and balance sheet as at the close of said year in the forms prescribed under rule number 62 bracket में I of MCS rule 1961 along with the list of active members and non-active members as at cost as at the close of the proceeding cooperative year with amounts to their credit in the share capital accounts and deposit। अभी इस केस में देखेंगे तो 45 डेज़ के बाद जो भी कोऑपरेटिव का फाइनेंशियल ईयर है, जनरली 1 अप्रैल से लेके नया साल शुरू होने के बाद 31 मार्च को वो अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाता है। उसी को कोऑपरेटिव का जो ईयर है वो भी सेम रहता है। तो इसके दौरान जब 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होने के बाद 45 डेज़ में इसका क्लोजर होना चाहिए। तो जनरली 15 जैसे कि हमने पहले सारे वीडियोस में भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि 15 मई के पहले अकाउंटिंग कंप्लीट होना चाहिए। बट इस साल अगर हम देखेंगे तो लिमिट वैसे एक्सीड नहीं हुई है, बट एटलीस्ट जुलाई एंडिंग तक सबके अकाउंटिंग जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए क्योंकि एजीएम की डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है। तो जुलाई एंडिंग तक अगर आपके ऑडिट्स वगैरह फिनिश हो जाते हैं तो उस केस में आपको 1 महीना मिलता है जहाँ पे मेंबर्स को अगर कुछ अकाउंट से रिलेटेड क्वेरी है या और भी कुछ क्वेरीज़ है तो उसको सॉर्ट आउट करके फिर एजीएम रखा जाता है।
तो सोसाइटीज़ में ये सारा जो रहता है इसी के बेस पे अकाउंटिंग होता है। ऐसे देखने जाएंगे तो वो इजी भी लगता है, क्योंकि बिज़नेस अकाउंटिंग के जैसे इतने सारे वेंडर से इतना बड़ा टर्नओवर नहीं होता, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो एरियाज़ है जिसमें लूप होल्स होने के चांसेस होते हैं या कुछ गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, तो इस सब को ध्यान में रख के ही जो है वो फाइनलाइजेशन किया जाता है। तो शिव कंसल्टेंसी जो है वो अकाउंटिंग के लिए और टैक्सेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है हाउसिंग सोसाइटीज़ में लिए। तो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट द मोर वीडियोज़। हमारे फेसबुक चैनल को और हमारे लिंक्डइन चैनल को आप फॉलो कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा तो, और बेल आइकॉन का जो घंटी का बटन होता है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस आते रहेंगे वो आपकी तरफ आपके यहाँ पे पहुँचाए जाएंगे। तो फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस www.shivconsultancy.org.in, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेरीज़ है या आपको इससे रिलेटेड आज को फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक, हमारे यूट्यूब और हमारे लिंक्डइन चैनल को भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें जो भी नए नोटिफिकेशंस या हम ब्लॉग अपलोड करते रहते हैं, और नए नए सिर्फ सोसाइटी से रिलेटेड नहीं, तो हम पर्सनल इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, और हमारा नया सीरीज़ आने वाला है जो हमारी एक सेकंड बिजनेस एंटिटी है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो उससे रिलेटेड भी अभी वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमसे कनेक्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच।